जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इकोनॉमिक्स का लेक्चर 4 है ये, ठीक है। और यहाँ पे हम डिमांड सप्लाई वाले सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्विक जी के बैच है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्री बैच है फॉर द आरआरबी एनटीपीसी बैच, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो आप जो जीके वाला पोर्शन है एनटीपीसी का वो पूरी तरीके से यहाँ से कवर कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है जहाँ से आप ज्वाइन करके एक हैंडआउट आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैंडआउट हमारा कुछ इस तरह का होता है जहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम रिवीजन के लिए एक माइंड मैप प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही छोटे तरीके से समझाया हुआ होता है, सो दैट आप जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिवाइज़ कर पाओ। तो इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे एक टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्विक जी के बैच का 4th वीडियो और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं हैंडआउट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो डिमांड कुछ नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, मतलब जैसे आपकी किसी की चीज़ की ज़रूरत है तो वही आपकी डिमांड है, यानी कि कुछ खरीदने की इच्छा, चाहत या सामर्थ्य जो संतुष्टि से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे एक चीज़ होती है यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता। कोई चीज़ की अगर आपको ज़रूर आप डिमांड कर रहे हो किसी चीज़ की, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ ना कुछ संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन उसके पीछे इन्वॉल्व होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को डिमांड ऐसी कोई किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हो जिसके पीछे आपको कोई संतुष्टि नहीं मिले, जैसे फ़ोन फॉर एग्जांपल आईफोन आप डिमांड कर रहे हो, तो आप जब आईफोन पाते हो तो उसको एक तरह की आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, तो उसी चीज़ को हम डिमांड बोल देंगे, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होती है कि द सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन। जब आप कंज्यूम करोगे उस चीज़ को तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे उपयोगिता या यूटिलिटी। तो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, ठीक है। आप घर पे आते हो तो आपको मम्मी जो है देती हैं एक गिलास पानी, है ना। तो जब तुम एक गिलास पानी पीते हो तो तुमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो यानी कि डिमांड थी तुम्हारी, इसकी वजह से तुमको एक सेटिस्फेक्शन मिला जब पानी मिला। तो ये क्या है, इसकी यूटिलिटी। लेकिन आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला ग्लास अगर आप पियोगे ना तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सिमिलरली अगर सेकंड वाला जब ग्लास आप पियोगे तो आपको थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थर्ड वाला पियोगे तो आपको और कम मिलेगा, उसके बाद शायद आप पी ही ना पाओ। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे फर्स्ट ग्लास से आपको ज़्यादा संतुष्टि मिली, सिमिलरली अगर आप सेकंड ग्लास आपने पिया तो उससे कम मिली, ठीक है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है। एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी सर्विस। सर्विस भी हो सकती है, कम्युनिटी भी वो चीज़ हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग जो है डिमांड कर्व को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कीमतों पे अलग अलग डिमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी सैलरी जो है करंट वो है 60,000, ठीक है। तो तुम्हारी कुछ अलग डिमांड होगी। सिमिलरली कोई 6 लाख रुपए अगर कमा रहा है महीने का तो उसकी डिमांड कुछ अलग होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप देखो कि लेट्स से मैं कोई प्राइस रख देता हूँ यहाँ पे 2 रुपये किसी चीज़ का। लेट्स से 1 रुपये रख दिया मैंने किसी चीज़ का प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैंने 1 रुपये प्राइस रखा है तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है उस चीज़ की। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता है ना। अब यहाँ पे जो ये वाली चीज़ मैंने बोली है इसको यहाँ पे मैं कांस्टेंट कर दे रहा हूँ। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबकी जो सैलरी यानी इनकम वगैरह है वो सेम है। उसको देखते ही हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे जब 1 रुपये हमारी सैलरी थी, सॉरी, जब 1 रुपये का कोई सामान बिक रहा था तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई हो सकती है ना। डिमांड उसकी ज़्यादा रहेगी। सिमिलरली अगर कोई चीज़ 20 रुपये की हो जाएगी तो प्राइस और बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 20,000 की मैं उस चीज़ को कर दूँ, 20,000 रुपये की कर दूँ, एक सेकंड थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ।
अगर मैं इसको 20,000 कर दूं, 20,000 की कीमत कर दूं, तो आप देखोगे कि डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्वांटिटी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो कहने का मतलब है कि प्राइस को इंक्रीज करते जाओगे, अगर प्राइस को इंक्रीज करते जाओगे, अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे, तो होगा क्या कि उसकी जो डिमांड होगी वो कम होती चली जाएगी, उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। तो ये कर्व आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनकम कांस्टेंट है, तो देखो देखो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे उसकी जो डिमांड है वो कम होती चली जा रही है, इधर की ओर जाती जा रही है, समझ रहे हो। तो ये कर्व ऐसा बनता है, अगर आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये कर्व ऐसा बनता है। इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे सोच द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, इतनी चीज समझ में आई। यहाँ पे नेगेटिव स्लोपिंग है, क्यों है नेगेटिव स्लोपिंग, इसके पीछे का मैं कारण तुमको समझाता हूँ कि नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है ये। अगर तुमको थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी तो तुमको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ये चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे लेट्स से इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ करा, ठीक, ये टेंजेंट है। अब तुम यहाँ देखोगे तो ये थीटा बनना है, अगर इसका मैं टेन ले लूँ, टेन थीटा, तो ये एम होता है, यानी कि यही क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं स्लोप। तो स्लोप इसकी क्या है, नेगेटिव। अगर ये कर्व ऐसे बना होता, लेट्स से ये कर्व ऐसे बना होता, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो थीटा आता इतना, यानी कि 90 डिग्री से क्या है, लेस। तो उसको उस केस में क्या होती, स्लोप जो होती वो होती पॉजिटिव, है ना। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्लोप होगी वहाँ यहाँ पे वो नेगेटिव होगी, ठीक। अब मैं मूवमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व देखो ऐसे जा रहा है ना, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इंडिकेट्स द इंक्रीज इन द प्राइस इन द डिमांड। अगर इसको राइटवर्ड शिफ्ट करोगे यहाँ पे, तो ये राइटवर्ड अगर इसको मैं शिफ्ट कर दूँ, तो तुम यहाँ पे देखो कि जितना राइटवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है, इसका मतलब है डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये कह रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इंडिकेट अ डिक्रीज इन द डिमांड। अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब ये ऐसे 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 आ रहा है, मतलब ये इधर ही रह जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में डिमांड जो हुई है वो क्या हो गई, वो कम हो गई है। समझ में आ गया ये चीज़। तो इसको मैं हटा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया ये ग्राफ, मतलब ये पेज। समझ में आया। तो तुमको क्या करना है, तुमको ये पढ़ लेना है, मैंने अभी क्या बताया मैं तुमको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। डिमांड समझाया मैंने, यूटिलिटी समझाया मैंने, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो समझाया, ये ग्राफ समझाया, तुमको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने कि रिप्रेजेंटेशन बनाया कि इसका कैसा प्रेजेंटेशन हो सकता है। उसके बाद में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि इसमें नेगेटिव स्लोपिंग होती है, राइटवर्ड शिफ्टिंग के बारे में बात करी, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग के बारे में बात करी, अदर फैक्टर्स इनकम्स वगैरह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम ये मान के चलो कि इनकम बढ़ती ही जा रही है सबकी, तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी अभी 60,000 इनकम है, अब तुम्हारी इनकम 6 लाख कर दी मैंने, तो तुम डिमांड लेट से अगर कोई 10 रुपए की चीज़ मिल रही थी, अब वो चीज़ 100 रुपए की मिल गई, तो तुम कहोगे भाड़ में जाए, मुझे तो डिमांड करना ही क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है। तो इसका मतलब तुम अमीर बन गए। समझ में आया ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं सप्लाई की बात करता हूँ। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है ना। जैसे जो सब्जी वाला होता है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या देखता है, वो देखता है प्राइस जितना ज़्यादा उतना सप्लाई बढ़ा दो, प्राइस जितना ज़्यादा उतना सप्लाई बढ़ा दो, प्राइस जितना ज़्यादा उतना सप्लाई बढ़ा दो। अगर तुम कल को सब्जी बेचोगे तो क्या करोगे, जब देखोगे कि प्राइस क्या है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो तुम सप्लाई बढ़ाते जाओगे। तो ये कर्व ऐसे बनता जाएगा कि क्वांटिटी बढ़ती जाएगी जब प्राइस बढ़ता जाएगा, जब क्या बढ़ता जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ ये हर चीज़ के लिए नहीं होगी। आलू भी तुम कितना बढ़ा दोगे, एक टाइम के बाद तो तुम्हारे पास सारे आलू खत्म हो जाएंगे ना। सिमिलरली कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल सोना के मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिमिटेड मेटल्स होती हैं, तो उस पॉइंट पे ये सीधा हो जाएगा। फिर तुम कितनी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते ना, हमारे देश में लिमिटेड है वो चीज़, तो प्राइस उसका भले ही बढ़ता रहेगा, बट उसका जो क्वांटिटी है उसका सप्लाई बहुत लिमिटेड है। वो मेटल्स हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो तुम एक चीज़ देख सकते हो कि जो सप्लाई चीज़ होती है वो किसके साइड से होती है, वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। सप्लाई किसके साइड से होती है, प्रोड्यूसर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है।
प्राइस इंक्रीज तो कंपनीज विल प्रोड्यूस मोर। प्राइस ज़्यादा होगा तो कंपनीज क्या कहेंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ डिमांड अगर आप देखोगे तो डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर। तो डिमांड हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना होता है, कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये वाला जो कर्व बना हुआ है, दिस कर्व इज मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हाँ डिमांड की बात कर रहा हूं ना, तो डिमांड ये तुम्हारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है और ये तुम्हारा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। समझ गए ना भाई, मतलब डिमांड कौन करेगा, डिमांड तो तुम करोगे ना, तुम किसी चीज की डिमांड कर रहे हो। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस। तो सप्लाई वाला कर्व किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, वो प्रोड्यूसर, यहां पे मैंने लिख दिया प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। अब एक चीज़ समझो, फॉर एग्जांपल तुमको सेब बहुत पसंद है ना, सेब तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अगर तुम प्रोड्यूसर के जो सेब प्रोड्यूस कर रहा है लेट्स से, है ना, वो कहेगा कि भाई जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, सेलिंग करूँगा, यानी कि ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा। समझना इस बात को। प्रोड्यूसर क्या कहेगा कि जब एप्पल का प्राइस ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करूँगा। लेकिन तुम्हें एप्पल पसंद है तो तुम क्या करोगे, तुम हुए कंज्यूमर, तुम क्या हुए, तुम कंज्यूमर हुए। तो तुम कहोगे कि यार जब तक एप्पल का प्राइस कम नहीं होगा तब तक मैं ज़्यादा बाई नहीं करूँगा। तो यानी कि प्राइस जब एप्पल का कम हो जाएगा तब तुम क्या करोगे, खरीदोगे, है ना। तो तुम दोनों सिचुएशन अगर तुम देखोगे तो एक चीज़ तुमको समझ में आएगी कि सामने वाला सोच रहा है कि ये सस्ता हो जाए तो ज़्यादा सेलिंग करूँगा, तुम सोच रहे हो सस्ता तुम वो सोच रहा है महंगा हो जाए तो मैं ज़्यादा सेलिंग करूँगा, तुम सोचोगे कि मैं सस्ता हो जाए तब मैं ज़्यादा खरीदूंगा, खाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लग जाएगा, डेडलॉक। ऐसी सिचुएशन में क्या लग जाएगा, डेडलॉक। क्योंकि तुम कहोगे पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप चलेगा ये। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक, मतलब यहाँ पे लॉक हो गई है कंडीशन। तो एक चीज़ बोली गई कि एक काम करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम ऐसे सोचो कि कभी मंडी जाओ, ठीक है। अब तुम वहाँ पे देखोगे कि प्राइस हर चीज़ का फिक्स रहता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज़ का प्राइस कोई पब्लिक मतलब जो बेच रहा है, यानी कि जो प्रोड्यूसर अपने आप रख दे। लेट्स से अगर आलू का प्राइस फिक्स्ड है 20 रुपये के जी या 30 रुपये के जी है तो वो ऐसा ही रहता है। अब वो सोचे कि मैं 40 कर दूँ, 50 कर दूँ, 60 कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो। तो आसपास लोग देखते हैं कि कौन सा प्राइस चल रहा है, उसी हिसाब से रखते हैं। इसने थोड़ा ज़्यादा किया तो पब्लिक इधर चली गई, इसने ज़्यादा किया तो उसके पास चली गई, तो ये चीज़ लगी रहती है। तो ये एक कर्व है तुम्हारे सामने, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो जिसके लिए मैं सारी कहानी तुमको बता रहा था। दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम कर्व। अब ये कर्व ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, है ना, यहाँ पे स्लोप भी आ सकती थी, बट ये कर्व ऐसे ही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ये जो सप्लाई वाला कर्व मैंने तुमको समझाया और इधर मैंने तुमको क्या समझाया, डिमांड वाला कर्व, और मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब मैं जब दोनों को जोड़ दूंगा तो एक पॉइंट आएगा ये वाला, और इसको मैं क्या बोलूँगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मेरे साथ बोलो, क्या बोल देंगे इसको, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी की भी चीज़ का जो होता है वो प्राइस फिक्स्ड हो जाता है कि इसी के आसपास रहेगा। अगर प्याज 20 रुपये के जी मिल रहा है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके लिए मिल गया। समझ गए। तो ये कर्व आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं एक कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे आईफोन अभी लॉन्च होगा 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग और खरीदेंगे। आईफोन क्या करता है, जैसे 12, 13 जो पीछे के होते हैं वो तो हटा देता है, मतलब अभी तो थोड़े बहुत पड़े रहते हैं, बाकी इनकी भी मार्केटिंग होती है कि पीछे का हटा दिया जाए। खैर उस पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे कि जब प्राइस बढ़ाते जाते हैं तो लोग खरीदते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं वेबलेन गुड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेबलेन गुड्स, मतलब शो ऑफ करना है ना। मर्सिडीज़ हुई, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी जो आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड की रिंग बोल सकते हो, डायमंड की ज्वेलरी बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या होती है, वेबलेन गुड्स में कंसिडर होती है। उनके लिए ये ग्राफ नहीं, मतलब मतलब उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता।
एक होता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ, जी फॉर जिफन और जी फॉर गेहूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, ठीक है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब गेहूँ आज 2 रुपये किलो बिक रहा है, कल 200 रुपये किलो बिकने लगे लेट्स से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर गेहूँ 2 रुपये से 200 रुपये हो गया है, तो इसका मतलब बाकी भी चीज़ों पे आया होगा, बाकी चीज़ भी महंगी हो गई होंगी, है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं गिफन गुड्स जो यूजुअली सस्ती होती हैं, है ना, और हर जो गरीब तबके का इंसान होता है वो इसको खरीद लेता है ना। तो मेन चीज़ है कि ये इसी के आसपास उनकी जो रोजी रोटी होती है वो चलती है इसके आसपास। तो जब अगर तुम इसका प्राइस बढ़ा दोगे तो उनकी डिपेंडेंसी है कि मैं यही खा सकता हूँ, तो ये इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा, इसका डिमांड बढ़ता ही जाएगा। मतलब ये कि गिफन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्राइस तो तुम बढ़ाओगे भाई साहब, लेकिन इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी कोई अल्टरनेट है ही नहीं। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि गेहूं की जगह चावल खरीद के खाते रहोगे, कब तक खाओगे। तो ऐसे नॉन लग्जीरियस गुड वेयर एन इंक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया ये चीज़? वेबलेन गुड समझ में आ गया, गिफन गुड समझ में आ गया। अब मैं तुमको बताता हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो उसको समझाने से पहले एक चीज़ की ज़रूरत है तुमको, और वो ये है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। ये चीज़ तुमको अगर समझ में आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी कुछ नहीं होती है भाई, मतलब तुम ऐसे समझो कि किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, ठीक है, और उसने उसको रिपल करा। किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, उसने उस पर रिपल करा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसको जो भी बोलोगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको तुम ऐसे खींचोगे ना तो ये दोबारा से अपना शेप ले लेगी। तो जितनी ताकत तुम लगाओगे उससे ज़्यादा ताकत ये लगा देगी। समझ रहे हो? तो द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और द कंप्रेस्ड, है ना। तो समझ गए क्या होता है? सिमिलरली अगर लोहा ले लूँ मैं, तो लोहा या स्टील वो कम इलास्टिक होता है, यानी इन इलास्टिक होता है। तो ये मैं तुमको बता क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू थिंग्स इन जनरल जहाँ पे आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड में कितना असर पड़ता है। प्राइस आपने इधर उधर किया तो डिमांड में क्या असर आता है, इस चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी कि डिमांड रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग मूल्य, यानी कि कितना भी प्राइस बढ़ाओ घटाओ डिमांड तो वहीं पे खड़ी रहती है, नहीं जाती है इधर उधर। अब मैं तुमको बताता हूँ कि इलास्टिसिटी इकोनॉमिक्स में होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, मेजर ऑफ हाउ द चेंजेस इन द प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसी चीज़ का जो प्राइस है उसके परसेंटेज में वी विल चेंज अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। ये है ई, इसको इससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हिंदी पढ़ लो इसका, पूर्णतः लोचशील मांग। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की मैं बात करता हूँ, तो देखो ध्यान से समझो। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। क्या बोला मैंने? इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। परफेक्टली, रिलेटिवली, परफेक्टली, रिलेटिवली, 4 चीज़ें बनी। अब परफेक्टली इलास्टिक की बात करता हूँ। कोई सा माइनर सा चेंज किया तुमने, माइनर से चेंज किया, डिमांड पूरी इधर की उधर हो जाएगी। इलास्टिक है ना, थोड़ा सा भी चेंज दिया पूरी तरीके से चेंज हो गई। रिलेटिवली में थोड़ा कम होगा, स्मॉल चेंज इन द स्मॉल प्राइस चेंजेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डिमांड। जैसे सोना की बात मैं करूं तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज करोगे, है ना, तो मतलब प्राइस में अगर तुमने चेंज करा तो डिमांड में भी चेंज होगा। यहाँ पे क्या था, प्राइस में तो तुमने चेंज करा माइनर सा, बट बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हो गया किसमें, डिमांड में। रिलेटिव में क्या होता है कि तुमने प्राइस चेंज करा स्मॉल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने 10,000 रुपये सोना गिरा दिया तो बाकी सारे लोग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर इसको खरीद लेता हूँ तो इसको बाद में बेच सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक
मतलब हिलना ही नहीं है। इन इलास्टिक मतलब इलास्टिक का उल्टा, इलास्टिक का उल्टा क्या हुआ, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब वो हिलता ही नहीं है, पूर्णतः अचल यानी वहीं पे टिका हुआ, तो डिमांड में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, मूल्य का परिवर्तन करो कुछ भी करो। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की बात करता हूं तो प्राइस चेंजेस रिलेटिवली थोड़ा सा, बहुत सारा मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो वो चीज होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रट्टा मार दो। आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन ऑफ, ये तो मतलब ठीक है छोड़ो, पहले ये समझते हैं मार्केट के बारे में समझते हैं। तो ये मोनोपोली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी है, जियो लेके आए, पूरा मार्केट तहस नहस कर दिया, मोनोपोली क्रिएट कर रखी है इन्होंने, ठीक है। मोनोपोली बाजार बोलेंगे इसको, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। ओलिगोपोली का मतलब हुआ कि जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है बहुत कम है, बीएसएनएल है और बाकी फ्यू और हैं। ओलिगोपोली ठीक है, मतलब कुछ सेलर हैं और वो डोमिनेंट पे हैं, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मोनोपोली क्रिएटेड है। मोनोपोली का मतलब हुआ कि मैं अकेला हूँ मार्केट में और आसपास कोई नहीं है। जैसे रेलवे की बात करो तो रेलवे के सामने कुछ नहीं है, है ना, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मोनोपोली है। ओलिगोपोली का मतलब कुछ डोमिनेंट सेलर होते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे जैसे पतंजलि वाले भी हैं, तो और तुम्हारे क्या बोलते हैं कोलगेट वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन में जैसे गेहूं हुआ या चावल हुआ, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, एक एक दो दो रुपए के इधर उधर करके बेच रहे हैं लोग। अब मैं तुमको बताता हूँ एक चीज़ और, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या होता है, धन के लिए सट्टा मांग। मतलब देखो लोग मार्केट में तीन कारण, लोग पैसे क्यों रोकते हैं अपनी जेब में, इसके पीछे तीन कारण बताए थे। आई फॉरगॉट द नेम जिसने बताया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तीन कारण है, एस पी और टी। मतलब क्या, या तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, या तो प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, या तो स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है। ये तीन मोटिव होते हैं, इसको याद करो, एस पी और टी, ठीक। स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी कि सट्टा बाजार, प्रिकॉशनरी यानी सावधानी प्रेरणा, और लेन देन के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं तुमको इधर समझाता हूँ, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये जो पीपीटी, ये जो पेज मैंने लगाया है ये गूगल पे मुझे मिला है, तो प्लीज़ जिसका भी है स्ट्राइक वगैरह मत देना चैनल पे, मतलब पढ़ाई के लिए है केवल, तो मतलब पता नहीं है कुछ भी इधर उधर लगा दो तो स्ट्राइक आ जाती है। अभी इससे पहले एक स्ट्राइक आ चुकी है ऐसे पढ़ाने, मतलब कुछ उल्टा सीधा काम भी नहीं कर रहे हैं तब भी लोग स्ट्राइक दे रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, या तो तुम रोकोगे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कि भाई चाय पीना है और घूमने जाना है और वेजिटेबल ख़रीदना है, फ्रूट्स ख़रीदने हैं, ट्रांजैक्शन वाले मोटिव्स हैं सारे, है ना, शॉपिंग वगैरह करना। दूसरा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो गया, जैसे अभी कोरोना वगैरह आ गया था तो बहुत सारे लोग पैसे इमरजेंसी के लिए रख रहे थे, तो वो एक मोटिव होता है ना। तीसरा मोटिव होता है कि एक काम करते हैं कि पैसा रोक लेते हैं, अभी सोना चांदी सस्ता होगा तब उसको बेच देंगे, है ना, स्पेकुलेटिव मोटिव। तो तीन मोटिव होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, पैसा जो है आदमी के हाथ में रहता है। अब होता है क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो जीडीपी का ग्रोथ होता है। अब जीडीपी क्या होती है वो मैंने तुमको बताया पहले से, जीडीपी बढ़ती है जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। हालांकि मैंने अभी बताया नहीं है, तो अभी तुम इतना समझो कि ट्रांजेक्शन होंगे, लेना देना होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, इतनी चीज़ तो समझ में आती होगी, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल तुमने बैंक में अपना 100 रुपये जमा किया, अब बैंक तुमको इंटरेस्ट दे रही है 1%, हालांकि 6-7% दे रही है लेट्स से, अगर तो तुम क्या करोगे कि तुम कहोगे ठीक है बैंक में अपना पैसा डाल देते हैं, मज़ा आएगा, है ना। तो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। जब बढ़ा हुआ होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम। कम मतलब तुम नहीं चाहोगे कि पैसा मैं अपने हाथ में रखूं, यानी कि बैंक में पड़ा रहने दोगे। बट तुम एक चीज देखो, जब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, कम, तो तुम कहोगे भाड़ में जाओ मैं निकाल लूंगा अपना पैसा, यानी स्पेकुलेटिव डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा।
निकाल लोगे पैसा, और निकाल के कहाँ डालोगे? या तो तुम गोल्ड में डालोगे या तो तुम प्रॉपर्टी में डालोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। तो टोटल डिमांड फॉर मनी बराबर क्या होता है? स्पेकुलेटिव डिमांड प्लस ट्रांजेक्शन डिमांड। आई होप दैट यू गेट माई पॉइंट। यहाँ पे ये चीज़ देखो मैंने लिख रखी है कि ठीक है, स्पेकुलेटिव ये तुम्हारी जो तीन मोटिव होते हैं, इसकी वजह से पैसा रुकता है हाथ में। अब यहाँ पे देख लो, इंटरेस्ट के बारे में मैं तुमको बता दिया कि लो इंटरेस्ट होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड क्या बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। अब लिक्विडिटी ट्रैप मैं तुमको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बताने के लिए तुमको पढ़ाना पड़ेगा क्या, रेपो रेट पढ़ानी पड़ेगी, CLR SLR ये सारी चीज़ें तुमको समझानी पड़ेंगी, तब तुमको समझ में आएगा। बट अभी तुम ये समझो कि लिक्विडिटी ट्रैप ये होता है कि जनता जो है पैसे अपने पास रख रही होती है, ठीक है, क्योंकि उसको ब्याज सही नहीं मिल रहा होता है, तो पैसा वो खर्च नहीं करना चाहती है। तो लिक्विडिटी ट्रैप अगर आ जाती है तो पैसे तुम अपने पास रखोगे, जब पैसे तुम अपने पास रखोगे तो GDP ग्रो नहीं होगी, तो उस देश का क्या होगा? सत्यानाश, है ना। इतना भी समझो, जो भी चीज़ें मैंने तुमको बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अब आ जाते हैं इधर, देखो एग्ज़ाम से पहले क्या करना है तुमको। एग्ज़ाम से पहले बस ये PDF जो है उसका तुमको प्रिंट आउट लेना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? डिमांड। डिमांड मतलब क्या होता है? ईगरनेस टू बाई समथिंग, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मैंने तुमको बताया कि किसी चीज़ से संतुष्टि प्राप्त होती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एक्स्ट्रा जो यूनिट कंज्यूम करो उससे जो तुमको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। डिमांड कर्व के बारे में तुमको बताया, उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना होता है, वो कमेंट करके मुझे बताना। मूवमेंट तुम अगर देखोगे तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के बारे में मैंने बात कर दी। सप्लाई कर्व के बारे में बात करी, उसके बाद में दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद उससे क्या बना? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना। और यहाँ से क्या होता है? प्राइस का निर्धारण। मैंने तुमको और क्या बताया? मैंने तुमको गिफन गुड्स बताया, मैंने तुमको वेबलन गुड्स बताए, मैंने तुमको इलास्टिसिटी समझाई कि क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है अर्थव्यवस्था में? एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला तुमको याद कर लेना है, ठीक है। टाइप्स मैंने तुमको यहाँ बताया। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, फलाना दिमाग का स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर द मनी समझाया, इसका मोटिव क्या होता है, वगैरह वगैरह। मैंने मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द परफेक्ट कंपटीशन मैंने तुमको समझा दिया है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही लल्लू सा टॉपिक था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाली बात थी नहीं। कल वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। सो आई होप दैट आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। आज वाला जो टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाया वो तुमको समझ में आया होगा। अब तुमको करना है क्या? देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लोगों को शेयर कर दो, ठीक है। और नीचे जो भी हैंडआउट और क्या दिया हुआ है, माइंड मैप, उसको डाउनलोड कर लो। माइंड मैप का प्रिंट आउट निकलवा लो और हैंडआउट से तुम PDF से ही पढ़ लेना। माइंड मैप लास्ट में रिवाइज कर लेना। कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट डाउन कर देना। और क्या करना है तुमको? वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और अगर ATC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, बैच 2.0, जिसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।